तो हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बेहद ही अच्छा होगे और अच्छा कर रहे होगे। जैसे कि आप को पता है, आप देख रहे हैं अभी लैबमेट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे लैब मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के वेरियस टॉपिक्स पे हम चर्चा करते रहते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का होने वाला है। ये टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ के लिए? चाहे वो आप एम्स की बात करो, एम्स के सीआरई एग्जामिनेशन की बात करो, ठीक है। चाहे आप एम्स के सीआरई एग्जाम की बात करो, ठीक है। या फिर आप एनएचएम की बात करो, या फिर आप जिम्स नोएडा का एग्ज़ाम अभी जो हुआ है उसकी बात करो, एसजीपीजीआई, मतलब कोई भी ऐसा पैरामेडिकल, जिसको अभी अलाइड हेल्थ बोल रहे हैं, या नर्सिंग, पैरामेडिकल के साथ साथ नर्सिंग का भी कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से क्वेश्चन ना आए। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो आप इसे अपने सिलेबस में पढ़े होंगे तो ये एक यूनिट का पार्ट है। पूरे एक यूनिट में ये होगा जिसमें कई चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इधर पे हम वन शॉट यानी कि एक वीडियो में पूरा कवर करने को ट्राई करेंगे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन को। तो बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, क्या क्या हम पढ़ेंगे और क्या क्या आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, पहले तो अगर जो क्वेश्चन आपका होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, डिफाइन द टर्म स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, क्या क्या जानेंगे? डिफाइन द टर्म स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, यानी कि स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक क्या है इसके बारे में आप डिफाइन कर पाओगे इसको पढ़ने के बाद। डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, अलग अलग मेथड हैं जो स्टेरिलाइजेशन की, उनको भी आप जानेंगे इसमें, फिजिकल और केमिकल मेथड के बारे में। उसके बाद नो एंड रियलाइज द हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन मेडिकल प्रैक्टिस। तो आपको रियलाइज करना है और जानना है, ये लेक्चर के बाद से समझ में आ जाएगा कि हीट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टेरिलाइजेशन के लिए, और इसका मेडिकल प्रैक्टिसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देन क्या जानना है आपको? ड्राई हीट एज अप्लाइड इन हॉट एयर ओवन एंड मॉइस्ट हीट एज अप्लाइड इन ऑटोक्लेव, यानी कि हॉट एयर ओवन एक स्टेरिलाइजेशन है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ड्राई हीट प्रिंसिपल काम करता है, ड्राई हीट टेक्निक पे काम करती है, और मॉइस्ट हीट टेक्निक पे ऑटोक्लेव अगेन एक तरह का स्टेरिलाइजर है, काम करता है। इसको जानना है आप। प्रिंसिपल जाना है ऑटोक्लेव के, ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत है, इसका फंक्शन, कार्य कैसे करता है, और मॉनिटर करने के मेथड क्या है स्टेरिलाइजेशन के। ठीक है, इम्पोर्टेंस जानना है आपको नॉन हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड के, और उनके यूज भी जानने हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट, हीट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट है उनका स्टेरिलाइजेशन, मतलब हीट लेबाइल है, हीट देने पे टूट जाते हैं, तो वो उनका इम्पोर्टेंस क्या है स्टेरिलाइजेशन में, और उनको स्टेरिलाइजेशन करेंगे कैसे। देन आपको जानना है डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, यानी एंटीसेप्टिक क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या है, इसका डिफरेंस जानना है। देन क्लासिफाई डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को क्लासिफाई करना है, और फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है, उनके फंक्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। देन आपको जानना है डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, मतलब अलग अलग डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के अलग अलग एप्लीकेशन क्या क्या है। ये सारे डाउट्स आपके यहाँ पे ख़त्म होंगे, लगभग सारे डाउट्स को ख़त्म करेंगे आपको जब भी आप आगे ये लेक्चर को कवर कर लोगे तो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ आई। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अभी हम लेक्चर को शुरू करेंगे। शुरू होगी हमारा, जैसे सारे लेक्चर्स का आपको पता होगा, डिफिनेशन से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। टर्म, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टर्म, टर्म क्या है? तो देखो, स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है? कंप्लीट किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया होता है कि ये क्या है, एक मेच्योर बैक्टीरिया होता है। क्या है? मेच्योर बैक्टीरिया होता है।
इनमें क्या है, अपना एक सेल होगा और इनके कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल्स होंगे। और जो स्पोर्स होता है ना, वो क्या होता है, बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के ऊपर एक सिस्ट बन गया, ठीक है, जैसे इंसिस्टेशन बोलते हैं, एक तरह की एक मोटी लेयर बन जाएगी तो वो स्पोर हो जाएगा, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ये काफ़ी इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जब भी आप स्टेरिलाइजेशन करते हो, ठीक है, जब भी आप इसे मारने का प्रयास करते हो तो क्या होता है, ये वाला जो मेच्योर फॉर्म है ये तो आसानी से किल हो जाता है, लेकिन ये ऊपर जो मोटी सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाने, इंसिस्टेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। जब बैक्टीरिया को क्या फेवरेबल टाइम नहीं मिलता है अपने आप को रेप्लिकेट करने का, तो वो इस फेज में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं इनएक्टिव फेज या इंसिस्टेशन करते हैं, अपने ऊपर एक सिस्ट का मोटी लेयर बना लेते हैं अपने सेल वॉल के अराउंड, तो वो स्पोर्स बोला जाता है। उन स्पोर्स को किल करना काफ़ी टफ है। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब कभी भी बच्चे तुमको नहीं बोलना है कि कंप्लीट किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिर्फ इतना बोलते हो तो ये गलत होगा। आपको इसके साथ बोलना पड़ेगा कि सर स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कंप्लीट किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स, स्पोर्स को भी किल कर देना है। समझ में आ गया? नहीं तो क्या होगा, ये जो इनएक्टिव फॉर्म में है इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में आएगा और आपके बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा बच्चे। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, नाउ स्टेरिलाइजेशन क्या है, कंप्लीट किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। नाउ वी वर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन टर्म क्या है? डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है, किलिंग और रिमूविंग ऑफ हार्मफुल वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे वेजिटेटिव टर्म यूज कर दिया गया, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेच्योर फॉर्म की, सिर्फ और सिर्फ मेच्योर फॉर्म की। तो किल करना या रिमूव करना जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारे लिए हार्मफुल है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, जो हमको डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। जैसे हमारा हाथ है, ठीक है बच्चे, सॉरी, जैसे हमारा बेड है ना, बेड पे क्या हो गया है कि कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो गई, जैसे कि सैंपल कोई ब्लड है, ब्लड जो है वो आपके बेड पे गिर गया, तो उसको क्या करेगा, तुम क्या करोगे, फिनॉल के साथ डिसइंफेक्ट करोगे, फिनॉल डाल दोगे जिस एरिया में ब्लड गिरा हुआ है, तो उससे क्या करा तुमने, डिसइंफेक्ट किया है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्शन बोलेंगे, और जो फिनॉल यूज़ किया उसको डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? यानी कि तुम वेजिटेटिव फॉर्म, मेच्योर फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम या रिमूव करने का काम कर रहे हो। तीसरा टर्म है बच्चे डिसइंफेक्टेंट। क्या टर्म है, डिसइंफेक्टेंट। मेरे साथ बोलते रहोगे तो तुमको एक तो बोरिंग नहीं लगेगा, दूसरा ये लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ रिवाइज करना है, जब भी मैं बोलूँगा क्या होता है तो आप ज़रूर से मन में रिवाइज करो, आपको खुद से समझ में आएगा कि आपका डाउट खुद ही सॉल्व होते जा रहा है, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट क्या है, केमिकल सबस्टेंस वो जिससे आप डिसइंफेक्शन को अचीव करते हो, डिसइंफेक्शन को कर पाते हो, उसमें जो केमिकल यूज करते हो उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, किसका बताया था, फिनॉल का। फिनॉल को बेड पे आपने डिसइंफेक्ट किया था, तो फिनॉल क्या है बच्चे, डिसइंफेक्टेंट है। फिनॉल क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। फिनॉल क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। फिनॉल से जो डिसइंफेक्टेंट आपने यूज किया, फिनॉल जो यूज किया, उससे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यूज किया आपने डिसइंफेक्शन के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो उस भैया डिसइंफेक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है एंटीसेप्टिक का। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट जिसको आप सेफली लिविंग टिश्यू पे यूज कर सकते हो, मतलब डिसइंफेक्टेंट दैट कैन बी सेफली यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू, ठीक है। ध्यान देना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट में और एंटीसेप्टिक्स में, या डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक में। तो मैं बताऊं, डिसइंफेक्शन का मतलब है किसी भी प्रकार के वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म को केमिकल का यूज करके मारना। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर कोई केमिकल यूज करे जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को टारगेटेड ना हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हानि ना पहुंचे, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म
कि बॉडी में जो हमारा टारगेट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ये डैमेज कर दे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। जैसे हैंड वॉश यूज करते हो या हैंड रब यूज करते हो ना, हैंड रब यूज करते हो बच्चे, वो क्या है, एंटीसेप्टिक। फिनॉल क्या है, डिसइंफेक्टेंट। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अभी जो पढ़ा क्या था, टर्म था, टर्म समझ में आए, एग्जाम में शॉर्ट नोट में आएगा कि चलो बताओ what are the meaning of the term sterilization, disinfectant, disinfection and antiseptics। तो इजिली लिख पाओगे, उसका एग्जाम्पल के साथ में लिखना, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन पूछा गया है, तो ये दो मेथड है बच्चे, फिजिकल और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हीट, यूवी लाइट, आयनाइजिंग, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। तो हीट में ड्राई एंड मॉइस्ट हीट होता है, यूवी लाइट, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन, दीज आर द फिजिकल मेथड। व्हाट आर द केमिकल मेथड, ये केमिकल मेथड जो है हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए यूज करा जाता है। मतलब ऐसा इक्विपमेंट या ऐसा स्टेरिलेंट या ऑब्जेक्ट जिसको आपने यूज किया, ऐसी वस्तु जिसको आपने यूज किया, जिसको आपने स्टेरिलाइजेशन के समय यूज करते टाइम, मतलब कि स्टेरिलाइज करते टाइम हीट मेथड से क्या हो, टूट जाए, फ्रेजाइल हो जाए या उसकी दिशा या दशा चेंज हो जाए, तो ऐसे चीज़ों को आप अवॉइड करोगे फिजिकल मेथड यानी ये हीट मेथड से स्टेरिलाइज करने के लिए। इसके लिए क्या यूज करेंगे भैया, केमिकल मेथड। क्या यूज करेंगे, केमिकल मेथड। यूज फॉर द हीट लेबाइल प्रोडक्ट, हीट लेबाइल प्रोडक्ट। मेरे साथ बोलो, किसके लिए केमिकल मेथड यूज करोगे, हीट लेबाइल मेथड। ओके, नाउ what are the type of chemical method, then you can say sir there is the mainly two example of chemical method, that is ethylene oxide, and there are multiple type of antiseptics and disinfectant। जैसे इथाइलिन ऑक्साइड, ईटीओ चेम्बर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ईटीओ चेम्बर। ग्लूटरल्डिहाइड क्या है, ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है। फिनॉल क्या है, एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। कोई डाउट है बच्चे, फिजिकल और केमिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन के, कौन कौन से, फिजिकल और केमिकल मेथड। चलो शुरू करते हैं फिजिकल मेथड। क्या शुरू करेंगे, फिजिकल मेथड। ओके, फिजिकल मेथड में आप बता दो कि फिजिकल मेथड में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हीट। हीट से हीट अप्लाई करके स्टेरिलाइज कर देना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये। हीट जो है क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी यह पॉसिबल हो स्टेरिलाइज करना, इससे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का। जब भी पॉसिबल हो हीट अप्लाई करके स्टेरिलाइज करने का, तो आप हीट की तरफ जाएंगे। अभी आपका नेक्स्ट प्रश्न उठ रहा होगा, सर हीट में ऐसा क्या है, हीट में ऐसा क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है उससे। हीट में क्या है ऐसा, है ना, तापमान बढ़ाते हैं तो बैक्टीरिया क्यों मर जाएगा, आ रहा है ना दिमाग में। तो बताओ बैक्टीरिया किससे बना है, सेल से, ठीक है। बैक्टीरियल सेल जो है वो किससे बना है, प्रोटीन से। किससे बना है बच्चे, प्रोटीन से। प्रोटीन का बेस्ट टेम्परेचर क्या है, बेस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, प्रोटीन टूटने लगता है, ठीक है। जब भी हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, प्रोटीन टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या बनाएगा, कोआगुलेबल प्रोटीन बना देगा। क्या बनाएगा, कोआगुलेबल, कोआगुलम बनाएगा, कोआगुलेबल हो जाएगा या फिर कोआगुलम बना देगा। यानी कि क्या होगा, ये टूट जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर सब टूट जाएगा, स्ट्रक्चर सब गड़बड़ हो जाएगा और जो प्रोटीन है वो इकट्ठा हो जाएगा, एक कोआगुलम बना लेगा। समझ में आ गया, एक ठोस कोआगुलम बना लेगा। यानी कि ये फिर इनएक्टिव हो जाएगा, किल हो जाएगा, है ना। जो अलाइव बैक्टीरिया है वो फिर किल हो जाएगा जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोटीन को जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाएगा तो देखोगे क्या होता है, यह प्रोटीन अगर जो उसमें है तो आपने टेम्परेचर जैसे बढ़ाया वो इनएक्टिव होने लगता है, वो भूल जाता है, क्लाउडीनेस विजिबल होने लगेगी। नहीं, अगर जो आपको मेरी बातों पे यकीन है नहीं और इससे अच्छे से आपको समझना है, तो आपने हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन किया होगा। तो प्रोटीन को आप क्या करते हो, एसिटिक एसिड, एक एसिटिक इन्वायरमेंट
क्रिएट करते हो और यूरिन में एसिटिक एसिड डालते हो कुछ ड्रॉप और उसको हीट करते हो तो देखते हो उसमें प्रोटीन है, तो क्या हो जाता है, कोआगुल उसमें कोआगुलम बना लेता है, मतलब क्लाउडीनेस दिखने लगती है। तो कोई भी प्रोटीन को जब भी हीट करेगा तो क्या होगा, वो अपना स्ट्रक्चर खो देता है, यानी टूट जाता है। ठीक है, समझ में आ गए। तो हीट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इसका प्रिंसिपल समझा दिया मैंने कि नहीं समझ में आया? ठीक है। अब हीट को अप्लाई करने के दो मेथड स्टेरिलाइजेशन के, कौन कौन से बच्चे? ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। नाम में ही क्लियर, ड्राई का मतलब इसमें वाटर नहीं होगा, ड्राई का मतलब नो वाटर, मॉइस्ट का मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर का प्रेजेंस होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो ड्राई हीट में क्या होता है, एट टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, है ना। ड्राई हीट में क्या होता है, 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 1 आवर के लिए आप क्या करोगे, हीट कराते हो, तो 160 से 163 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए। तो वो क्या कर, कौन सा इसका एग्जाम्पल है ड्राई हीट का बच्चे? ड्राई हीट का क्या एग्जाम्पल है, तो लिखोगे सर एग्जाम्पल का नाम है हॉट एयर ओवन। अब पूछोगे ये हॉट एयर ओवन क्या चीज़ होता है, ये तो मैं पहली बार सुना हूँ। तो चिंता मत करो, आगे इसकी प्रिंसिपल और प्रोसीजर पर भी बात करेंगे। बस समझ जाओ कि यह एक ऐसा यंत्र है जिससे ड्राई हीट मेथड पे काम करता है। इसमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, हीटिंग मीडियम के रूप में वाटर नहीं यूज करते हैं। इसमें हम लोग एयर को ही हीट करके और एक क्लोज कैबिनेट में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा प्रोटीन टूट जाता है, उसका ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी गड़बड़ हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन बस्ट हो जाते हैं। दूसरा है मॉइस्ट हीट, यह सबसे प्रीफर्ड मेथड है। सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड मेथड कौन सा है भैया, तो बोलोगे भैया हीट में मॉइस्ट हीट सबसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जानते चलो। इसके एग्जाम्पल का नाम है ऑटोक्लेव। एग्जाम्पल का क्या नाम है? ऑटोक्लेव। एग्जाम्पल का क्या नाम है? ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस या 134 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जो 10 या 15 मिनट के लिए एक्सपोज करोगे। सबसे ज़्यादा 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगी और 10 to 15 मिनट के लिए, और 15 psi प्रेशर रहता है। प्रेशर कितना रहेगा? 15 psi और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रोटीन का पार्टिकल है वो बस्ट हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। समझ में आएगा? कंप्लीट किलिंग हो जाती है और इसमें स्पोर भी मर जाते हैं, वाइल हार्ट एयर ओवन में स्पोर नहीं मरते हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेरिलाइजेशन बाय हीट। स्टेरिलाइजेशन किस मेथड से? हीट मेथड से आप पढ़ेंगे हम। तो हीट से जब भी स्टेरिलाइजेशन करेंगे सर, तो कौन कौन से मेथड है? कॉमन मेथड में ड्राई हीट और स्मॉल, आपने ड्राई हीट भी पढ़ा और मॉइस्ट हीट भी पढ़ा। तो सबसे पहले ड्राई हीट। ड्राई हीट में ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें सूक्ष्म जीवी हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करता है उनको ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ना, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? प्रोटीन कोआगुलेबल हो जाता है, जो भी उनके पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, फिर वो बस्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया कि हीट इतना ज़्यादा दोगे, जो भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, कोआगुलम बना लेगा, और फिर ऐसे इस तरह के चीज़ों के होने से, इस तरह का प्रक्रिया होने से वो बस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड क्या है? सिंपल मेथड क्या है ड्राई हीट का? देखो सर, सिंपलेस्ट मेथड है नेकेड फ्लेम पे, यानी कि नेकेड फ्लेम, नंगी फ्लेम पे आप क्या करोगे, सीधे फ्लेम के सामने एक्सपोज कर दो अपने ऑब्जेक्ट को। जैसे बंसन बर्नर है, बंसन बर्नर में क्या होता है, ऐसे फ्लेम है, फ्लेम पे क्या करा तुमने, जैसे बैक्टीरियल, जैसे इनोकुलेटिंग लूप है ये, ठीक है, क्या है ये, इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप को बंसन बर्नर के सामने ले आके क्या करते हो, हीट कराते हो, जब तक रेड नहीं हो जाता है तब तक हीट कराते हो। तो ऐसे ये मेथड को भी क्या बोलते हैं, ड्राई हीट मेथड, और इसमें भी ये भी क्या है, ड्राई हीट मेथड के अंदर आता है। ठीक है, तो बंसन बर्नर में आप बैक्टीरियोलॉजिकल लूप को हीट करा के क्या करते हो, ड्राई हीट टेक्निक का यूज करते हो। नाइफ होता है, माइक्रोटोम के नाइफ हो गए, या जनरली ग्रॉसिंग के टाइम पे जो नाइफ यूज करते हो उनके लिए भी ये टेक्निक यूज करते हो, ब्लेड्स के लिए।
अब इसमें एक मेथड जो सबसे ज़्यादा कॉमन है सर, उसका नाम है हॉट एयर ओवन। ये एक प्रकार का स्टेरिलाइजर है। स्टेरिलाइजर का मतलब ये क्या है, एक स्टेरिलाइजेशन करने का इक्विपमेंट है। ठीक है, क्या नाम है, हॉट एयर ओवन। इस तरह का आपको इक्विपमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये इक्विपमेंट का क्या नाम है, हॉट एयर ओवन। एनी डाउट? ठीक है, इसमें क्या करते हो आप, 160 टू 163 डिग्री सेल्सियस पे के टेम्परेचर पे 1 आवर के लिए एक्सपोज करते हो जो भी आइटम है उसको। इसमें क्या क्या होता है हॉट एयर ओवन में, इसमें एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगा होता है, एक चेम्बर होगी। ठीक है, जैसे ये एक चेम्बर है और चेम्बर में यहाँ पे क्या लग गया है, एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगाया है। आप पूछोगे सर इलेक्ट्रिक एलिमेंट क्या है, तो नाइक्रोम वायर, घर में हीटर पहले आती थी, देखा होगा, इंडक्शन देखा है, इंडक्शन में नाइक्रोम वायर होती है जो रेड हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसे आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, करंट मिलते ही वो रेड हो जाती है, तो उसमें वही एलिमेंट लगा है। जैसे करंट मिलती है वो हीट देता है, हीट देता है तो क्या है, इसके जस्ट ऊपर, एलिमेंट के ऊपर ही क्या लगा है, फैन लगा है। क्या लगा है सर, फैन लगा है। ठीक है, ये फैन हो गया। फैन क्या है, अपनी स्पीड से चलता है और ये क्लोज कैबिनेट है, बंद है, दरवाजे से बंद कर दोगे, जब भी बंद कर देते हो इसको तो क्या होता है, एकदम क्लोज कैबिनेट, बाहर के टेम्परेचर से और इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो इनमें जो एयर है, ये फैन क्या करता है, उन एयर को चारों तरफ क्या करता है, फैलाते रहता है। नहीं तो एक जगह पे रह जाएगा और जब भी फैन नहीं रहेगा तो नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा हीट होगा, उसकी वजह से ये बस्ट होगा, फट जाएगा आपका जो हॉट एयर ओवन है। इसके लिए फैन क्या करता है, एयर को पूरे चेम्बर में डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है। तो इसमें एक सर्कुलेट एयर सर्कुलेट करने के लिए क्या लगा है, फैन लगा है, और हीट के लिए एलिमेंट लगा है। ठीक है, इवन विदाउट फैन, ओवन जो है विदाउट फैन डेंजरस होता है, वो फट सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कौन से आइटम के लिए यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन, जैसे ऐसे आइटम जिसमें वाटर लैक्ड हो, है ना, ऐसे आइटम जिसमें वाटर लैक्ड हो, और जो क्या हो कि जब भी आप ऑटोक्लेविंग कर रहे हो तो उसके साथ ये क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए, है ना, या फिर उसके साथ ये खराब हो जाए, फ्रेजाइल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करते हो, जैसे कि मेटल्स के लिए, है ना, नाइफ वगैरह हो गए, या नाइफ हो गया, मेटल का बना कोई भी इक्विपमेंट है तो उसके लिए आप हॉट एयर ओवन की तरफ जाएंगे, ना कि ऑटोक्लेव। ग्लास वेयर्स के लिए आप हॉट एयर ओवन की तरफ जाएंगे, नहीं तो ग्लास वेयर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऑइंटमेंट, ऑयल, वैक्स और पाउडर्स, इनके लिए भी आप हॉट एयर ओवन की तरफ जाएंगे। आई थिंक हमको आपको समझ में आया होगा। ये दूसरा प्रोसेस है बच्चे, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट समझ में आ गया तुमको, समझ में आ गया तो बताओ ड्राई हीट क्या होता है सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में इसमें क्या होता है, हॉट वाटर का यूज करते हैं आप लोग। ठीक है, और जो मॉइस्ट हीट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है बाय द डीनेचरिंग प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो जो मॉइस्ट हीट है वो प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोटीन है उनको डीनेचर कर, तोड़ देता है। ऑटोक्लेविंग क्या है, स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड है हॉस्पिटल में सबसे स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है स्टेरिलाइजेशन के लिए बच्चे, तो ऑटोक्लेविंग। ठीक, क्यों है वो भी बात करेंगे आगे। जो इक्विपमेंट है उसको ऑटोक्लेव बोलते हैं। ठीक है, और यह काम कैसे करता है, तो यह सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका प्रेशर कुकर काम करता है, जिसमें दाल चावल बनाते हो, वो प्रेशर कुकर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसी प्रिंसिपल पर ये भी काम करता है। इसमें क्या करते हो, जैसे कुकर होता है ना, कुकर होता है, कुकर में तुम क्या करते हो, कुकर में क्या करते हो, तुमने वाटर डाल दिया, वाटर को क्या करते हो, हीट कराते हो। वाटर को क्या कराते हो, यहाँ गैस पे रख देते हो, बर्नर पे। गैस क्या करता है, इसको वाटर को हीट कराता है, हीट होता है तो इससे क्या होता है, ऐसे भाप निकलता है। क्या निकलता है, भाप। और भाप सीधे कहाँ पे जाता है, लीड पे, कुकर का जो ढक्कन है उस पे जाता है, और लग के जब भी इस पे ढक्कन पे स्टीम जा रहा है, भाप जा रहा है, वो यहाँ पे कंडेंस होता है, और एक समय के बाद यह नीचे आने लगता है। ठीक है, नीचे आने लगता है आपका भाप। ये प्रोसेस के होने की वजह से इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर के साथ क्या बढ़ जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और
प्रेशर भी बढ़ेगा। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो दाल रखा है देखो कि फट जाता है, ध्यान दिया होगा दाल क्या होता है, फट जाता है। और वही बोलते हैं कि आप क्या करोगे, दूसरे कुकर के सिवाय किसी और पॉट में बनाओगे, देखोगे दाल फटा नहीं मिलेगा और इसमें फट जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर बढ़ रहा है वो क्या करता है, जो भी ठोस में आपका ऑब्जेक्ट है उसको तोड़ देता है, जो भी प्रोटीनेशियस ऑब्जेक्ट है उनको तोड़ देता है। ठीक है, बार बार भाप के आने और जाने की वजह से, इसीलिए देखोगे सीटी निकलती है जब एकदम एक्सेस हो जाता है, क्या होता है सीटी निकलती है, ऐसे भाप निकलता है आपकी सीटी से। तो ना निकलती है तो क्या होता है, वो फट जाता है, यानी प्रेशर इतना बढ़ जाता है देखोगे फट जाएगा। इतना मोटा कुकर का वॉल होता है वो भी फट जाता है, इतना फोर्स जनरेट हो जाता है, समझ जाओ। सेम प्रिंसिपल बच्चे ऑटोक्लेव का है, उसमें वाटर डालते हैं आप, डिस्टिल वाटर, टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर देने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकली टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जैसे उधर हॉट एयर ओवन में कर रहे थे, वाटर हीट होगा और वो जाके लीड पे ऐसे टकराएगा और फिर नीचे आएगा, टकराएगा नीचे आएगा, इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, कंडेंसेशन होगा स्टीम का, फिर नीचे आएगा, जिससे प्रेशर बढ़ेगा, आएगा जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसके अंदर जो भी प्रोटीनेशियस पार्टिकल हमारा टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रोटीन क्या हो गया, वीक हो गया। अब जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो वो फट जाएगा, वीक हो गया फिर फट गया। ऑल क्लियर? ठीक है, तो वाटर को आप बॉयल करके इसमें टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देते हो, जिसको आप इंक्रीज इन प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, और बॉइलिंग वाटर पॉइंट क्या है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस का आप प्रेशर लगाते हो इस पर। ठीक है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा, मतलब कि करेक्ट बात करेंगे तो 121 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना रहेगा बच्चे, 15 psi या LBS, 15 psi। जो ऑटोक्लेव है एक टफ और डबल वॉल चेम्बर होता है, दो वॉल से बहुत ही टफ होता है एल्युमिनियम से, और डबल वॉल्ड होता है। और इसमें जो एयर होता है, ठीक है, जो भी आपने जब भी लीड बंद किया तो इसमें कुछ हवा रह जाती है, तो उस हवा को स्टीम के, सेचुरेटेड स्टीम जो है वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो इसके प्रिंसिपल को बोलते हैं स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, 3 शब्द का प्रिंसिपल है स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दीज आर द टाइप ऑफ ऑटोक्लेव। ये है हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव। क्या है सर, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव। ठीक है, सीधा है। वर्टिकल क्या है, ये वर्टिकल ऑटोक्लेव है भैया, पोजीशन बदल गया तो वर्टिकल ऑटोक्लेव। इस तरह से आपको ऑटोक्लेव देखने को मिलेगा, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के अलग अलग पोजीशनिंग। ठीक है, अभी वही प्रिंसिपल की बात की है जो मैंने बताया था कि जो हवा आपके चेम्बर में है वो इवैक्यूएट हो जाती है, निकल जाती है, और उसकी जगह पे सैचुरेटेड स्टीम आ जाता है। जो चेम्बर है वो टाइटली क्लोज होगा तो स्टीम जो है वो बार बार क्या होगी, बढ़ती जाएगी, फिलिंग होती रहेगी उसकी, और एक समय के बाद प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब भी स्टीम ज़्यादा हो जाएगा तो बार बार स्टीम, वही बता रहा था ना, कंडेंस होकर ऊपर नीचे आएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो आइटम स्टेरिलाइज होने के लिए आपने दिए हैं, रखे हैं, वो उसके चारों तरफ, जैसे हमारा ये बैक्टीरिया है और इसमें बार बार चारों तरफ स्टीम ऐसे है, तो ये आ जा रहा है, तो ये प्रेशर की वजह से चारों तरफ स्टीम हो जाएगा, स्टीम आ जाएगा, वो भाप, और वो भाप क्या होगा, बार बार ऊपर नीचे आ जाएगा, और लेटेंट हीट भी इस पर पड़ रहा है। तो हीट पड़ने की वजह से ये प्रोटीन से बना है, ये कमज़ोर हो गया, बार बार जो ये स्टीम है वो इस पर प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से ये बस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा तुरंत, कंप्लीटली किलिंग हो जाती है इस। ठीक है, तो यूजुअल टेम्परेचर क्या है, 121 डिग्री सेल्सियस अचीव करना है। कितने टाइम के लिए, 15 मिनट एक्सपोजर टाइम होता है इसमें। ठीक है, और प्रेशर कितना होगा बच्चे, 15 LBS या PSI। एडवांटेजेज क्या क्या है, ठीक है, एडवांटेजेज क्या है ऑटोक्लेव के साथ, एक तो टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है, इस वजह से स्पोर्स किल हो जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम जो है, जो स्टीम का कंडेंसेशन है उसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट जनरेट होता है, इसलिए देखते होंगे जब भी कुकर में खाना बनाते हो जल्दी बन जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होता है। जो कंडेंसेशन है
वो क्या करता है, पेनिट्रेट करने का भी काम करता है। जो कंडेंसेशन स्टीम का हो रहा है वो आपका पोरस मटेरियल में जल्दी से घुस जाता है और उनको पेनिट्रेट करने का काम करता है। ठीक है, नोट भी है, सारे इन्वेसिव प्रोसीजर जो ऑपरेटिंग रूम और क्लिनिक्स में होते हैं वो उसमें ऑटोक्लेवेबल इस इक्विपमेंट को ही यूज किया जाता है। जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, चाहे वो क्लिनिकल में या चाहे ऑपरेशन थिएटर में, उनके लिए ऑटोक्लेवेबल इक्विपमेंट ही यूज करना है। यह गाइडलाइन होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अच्छा, मॉनिटरिंग कैसे पता करेंगे ऑटोक्लेविंग? तो इसके 3 मेथड है सर। कौन कौन से? फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं? ठीक है, इसमें एक तो थर्मोकपल यूज करोगे, ठीक है, जो एक्यूरेटली टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है। थर्मोकपल क्या है? इस तरह का एक डिवाइस है, ठीक है, आगे आपको दिखाएंगे उसका फिगर। तो थर्मोकपल में आप क्या करते हो, ठीक है, उसमें आप थर्मोकपल में, ओके, इसमें नहीं दिया गया। थर्मोकपल क्या होता है, जैसे आपने बाइक यूज करी है, ठीक है, बाइक में क्या होता है, एक कंडेंसर होता है, ठीक है, प्लग बोलते हैं उसको, ऐसे एक प्लग होता है। तो कुछ इसी तरह का इक्विपमेंट है, उसको आपको यूज करना है, ठीक है। इसमें कपलिंग देखेंगे हम लोग, और एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है कौन? थर्मोकपल। ठीक है, तो फिजिकल मेथड में थर्मोकपल यूज करते हैं, जो क्या करता है, थर्मोकपल टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है कि 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला है कि नहीं मिला है। दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप क्या करते हो, कुछ हीट लेबाइल यानी हीट सेंसिटिव केमिकल को क्या करेंगे, आप पोर कर देते, आप डाल देते हैं हीट केमिकल, हीट सेंसिटिव केमिकल को डालेंगे। जैसे ही ये केमिकल पे 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलेगा, ये तुरंत अपने कलर को बदल देता है। ठीक है, जैसे राइट टेम्परेचर और एक्सपोजर टाइम करेक्ट यानी 15 मिनट मिलता है, तो क्या होगा, ये अपना कलर को छोड़ देता है, कलर चेंज कर देता है। तो उसका एग्जाम्पल है केमिकल मेथड की ऑटोक्लेव टेप एंड ब्राउन्स ट्यूब। तो ऑटोक्लेव टेप कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों क्या है, ये और ये ऑटोक्लेव टेप है। तो आपको दिख रहा है इसमें क्या है, ये क्लेव, ऑटोक्लेव टेप जो है पहले वाइट कलर का था, लेकिन जब भी ऑटोक्लेव कर दिया गया तो इसमें एक ब्राउन स्टेप देखने लगा। इसको बोलते हैं ऑटोक्लेव टेप। ठीक है, तीसरा है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में आप क्या करोगे, एक स्पोर का ऑर्गेनिज्म ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म ले लेंगे और उसको आप ऐड करोगे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की ड्यूरिंग, यानी कि जो स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है उसको आप स्टेरिलाइजेशन के होने के पहले ऐड कर देंगे। ठीक है, और देन बाद में उसको क्या करोगे, कल्चर करोगे। ठीक है, क्या करोगे, बाद में कल्चर करोगे, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको कल्चर करके देखेंगे क्या वो किल हो गया है कि दोबारा से ग्रोथ आ गया तो मतलब किल नहीं हुआ था। कल्चर में दोबारा से ग्रोथ आ गया तो किल नहीं हुआ था। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है बायोलॉजिकल इंडिकेटर का? जियो बैसिलस, लिख लो, ये सब आने वाले एम्स का एग्जाम है तो उसमें आएगा। जियो बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस। ठीक है, और ऑटोक्लेव का बायोलॉजिकल इंडिकेटर तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, ये आपको स्पोर टेस्टिंग दिख रहा है, ये इसमें क्या है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, और इनमें जो है कि ये आपको जियोबैसिलस ऑर्गेनिज्म का स्पोर रखा गया है। इसको आपको ऑटोक्लेव होने के पहले कुछ इस तरह से डाल देना है। जब भी ऑटोक्लेविंग हो जाएगी तो क्या करेंगे, आप कल्चर कर देंगे। कल्चर करने के बाद ऑटोक्लेव के बाद, ऑटोक्लेविंग होने के बाद कल्चर करेंगे। कल्चर में ग्रोथ आ गया मतलब कि इफेक्टिव ऑटोक्लेविंग नहीं हो पाई है। ठीक है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के अपनी एग्जाम्पल हो गए। आप पढ़ेंगे मॉइस्ट हीट के कुछ अलग एग्जाम्पल भी हैं, और भी एग्जाम्पल हैं सर। क्या क्या? एक तो पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है, इसको लुईस पास्चर ने दिया था सबसे फर्स्ट। ठीक है, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, ठीक है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो उन्होंने इसको, इस मेथड को दिया था। कब दिया था? जब भी दूध हम लोग पी रहे थे ना, तो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, मैमल से दूध निकालना रहता है मिल्क, उससे हमारे को माइक्रोबैक्टीरियम बोविस हो जाती थी, यानी जो भी पर्सन है वो, उनको माइक्रोबैक्टीरियम बोविस हो गई तो वो फेब्राइल रहते थे, उनको फीवर हो जाती थी, कभी कभी उनका डेथ भी हो जाता था। तो इस तरह के सिचुएशन को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया,
पाश्चराइजेशन टेक्निक लाया। जब भी मिल्क को बॉयल कर देते हैं तो उसका न्यूट्रिएटिव वैल्यू कम हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने एक पाश्चराइजेशन टेक्निक लाई। इसमें क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर और लेस एक्सपोजर टाइम में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, टारगेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पाश्चराइजेशन क्या है, हीट यूज्ड किया जाता है, हीट टेम्परेचर से हीट करने का एक मेथड है ये। इसमें इतना सफिशियंट हीट देना है जिससे वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, जो मिल्क में हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है वो इनएक्टिवेट हो जाए। ठीक है, जो टेम्परेचर है स्टेरिलाइजेशन का उसको अचीव नहीं करना है, मतलब कि मोर देन 100 बार नहीं करना है। ठीक है, देन टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा, वो इसके दो मेथड है। कौन कौन से सर, फ्लैश मेथड और कन्वेंशनल मेथड, यानी होल्डर मेथड और कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, तो क्या है होल्डर या फ्लैश मेथड, तो 74 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 3 से 5 सेकेंड के लिए एक्सपोज कराते हैं मिल्क को। ठीक है, या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए एक्सपोज कराते हैं, उसको कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं। अच्छा, एक बॉइलिंग भी है, इसमें क्या होता है, करेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या कराते हो, डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस में सबसे ज़्यादा यूज होता है। बोलते हैं ना गर्म कर दोगे तो सारा बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन सर ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए स्पोर्स बच जाते हैं इसमें। तो बॉइलिंग जो है वो कॉमन है, स्पेशली डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस में। 100 डिग्री सेल्सियस पे आप 100 डिग्री सेल्सियस अचीव करके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करते हो और मानते हो, आपको लगता है कि ये भी एक तरह का स्टेरिलाइजेशन मेथड है। तो ये एक डोमेस्टिक यूजेज के लिए है, क्लिनिकल सेटअप में यूज नहीं करना। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क का पाश्चराइजेशन जो है इन सारे डिजीज के लिए किया गया है। एक तो टाइफाइड फीवर जो कि साल्मोनेला टाइफी से होता है, ब्रुसेलोसिस ब्रुसेला की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस ये किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, क्यू फीवर, ये सारे डिजीजेज को प्रिवेंट कराने के लिए यूज करा गया था। और सारे फिजिकल मेथड क्या है, तो सबसे पहले इसमें रेडिएशन पढ़ोगे, रेडिएशन में यूवी लाइट। ठीक है, और कुछ मेथड है फिजिकल मेथड, जैसे यूवी लाइट। यूवी लाइट क्या है, ये लिमिटेड स्टेरिलाइजिंग पावर है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, पुअर पेनिट्रेशन है इसका एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। तो मोस्टली मटेरियल्स में इनका पुअर पेनिट्रेशन होता है। जनरली इसको इरेडिएशन ऑफ एयर इन सर्टेन एरिया सच एज ऑपरेटिंग रूम एंड ट्यूबरकुलोसिस लैब यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब एयर में, हवा में कुछ अशुद्धियाँ हैं तो उसके लिए इसको हम यूवी लाइट को यूज करते हैं, ना कि यह एक बहुत ही अच्छा मेथड नहीं होता है। कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे टीबी का लैब है, टीबी नाट का लैब है, टीबी डॉट्स का लैब है, या फिर ऑपरेशन थिएटर है, तो वहाँ पे यूवी लाइट एक्सपोजर देखने को मिलता है। वो एयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें किल करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा मेथड है रेडिएशन में ही आयनाइजिंग रेडिएशन, उनमें एग्जाम्पल है गामा रेडिएशन। तो इसमें एक ग्रेटर एनर्जी होती है ना, यूवी लाइट से ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, इसमें थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा होती है इसमें, और यह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें इसको ज़्यादातर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करा जाता है, जैसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज को स्टेरिलाइज करने के लिए, ग्लव्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, स्पेसिमेन कंटेनर और पेट्री डिश को स्टेरिलाइज करने के लिए गामा रेडिएशन का यूज किया जाता है। कुछ और फिजिकल मेथड है तो उनमें बात करेंगे फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन को हम लोग यूज करते हैं निगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर के रूप में। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर, जो कि सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन से बना होता है। जनरली यह क्या करता है, मोस्ट बैक्टीरिया को यह क्या करता है, सीव आउट कर देता है, मतलब उनको स्टेराइल करने का काम करता है। लेकिन वायरसेज जैसे कि स्मॉल बैक्टीरिया हो गए या वायरसेज हो गए, जैसे क्लेमाइडिया या माइकोप्लाज्मा, वो मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र हैं, उनको पास कर जाते हैं। इस वजह से फिल्ट्रेशन जो है टेक्निकली आइटम को स्टेरिलाइज नहीं करता है, बट कुछ सर्कमस्टांसेज में या कुछ कंडीशन में यह एडिक्वेट है, अच्छा मेथड होता है। ठीक है, यह ज़्यादातर हीट लेबल सब्सटेंसेज जैसे कि सीराज या एंटीबायोटिक्स है ना, सीरम या एंटीबायोटिक्स को एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स को आपको स्टेरिलाइज करना है, तो उसके लिए फिल्ट्रेशन मेथड यूज करना है। तो मेम्ब्रेन फिल्टर, सिप्ट फिल्टर, ठीक है, ये सारे टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। फिल्ट्रेशन क्या है, ये फिजिकली क्या करता है, फिजिकली सीविंग प्रोसेस है एक तरह का, एक छोटी छोटी छिद्र होती है, उनके थ्रू सैंपल को गुजारते हैं। ठीक है, जो बिगर बैक्टीरियाज हैं उनको ये
क्या करता है, छान लेता है, छन्नी जैसा काम करता है। ठीक है, ये सारे क्या है देख रहे हो, डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हैं। इनमें ये सीप दिख रहा है आपको, छिद्र दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, फिल्टर्स। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को समझना है। ठीक है, यह किस लिए यूज करते हैं केमिकल मेथड को स्टेरिलाइजेशन के लिए? तो ऐसे सब्सटेंसेज को जो हीट सेंसिटिव है या हीट लेबाइल, जैसे प्लास्टिक और लेंस या एंडोस्कोप, ये सब क्या है, जैसे हीट दोगे तो ये क्या होंगे, अपने शेप को चेंज कर लेंगे और ये खराब हो जाएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा केमिकल मेथड में यूज होने वाला जो मेथड है वो है ईटीओ चेम्बर या इथाइलिन ऑक्साइड चेम्बर। इथाइलिन ऑक्साइड चेम्बर क्या होता है, एक तरह का चेम्बर है, स्टेरिलाइजर है, इस केमिकल मेथड पे काम करता है। इसमें इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इथाइलिन ऑक्साइड जो है डीएनए को एल्केलाइड कर देता है ना। डीएनए जो मॉलिक्यूल है उनको एल्केलाइड कर देता है, एल्कलिक कर देता है। तो डीएनए एक तरह का क्या है, एसिडिक होता है ना। डीएनए क्या है, एसिडिक है, और उसको सडन एल्केलाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। डीएनए क्या है, ये सब न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, और उनको सडन उनका पीएच ड्रॉप कर दिया तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया ना। पीएच ही चेंज कर दिए तो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो इथाइलिन ऑक्साइड वही काम करता है, पीएच को चेंज कर देता है, एल्केलाइन कर देता है। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है वो एक्सप्लोजन कॉज कर सकता है। अगर जो डायरेक्टली सिर्फ इथाइलिन ऑक्साइड प्योर यूज कर लो तो ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा, टूट जाएगा। तो प्योर फॉर्म में इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं, इसको इनर्ट गैसेस के साथ में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस के साथ में मिक्स करके यूज करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड को। ठीक है, इसमें क्या ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, यानी 50 से 60% ह्यूमिडिटी होना चाहिए और टेम्परेचर 55 से 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन एक्सपोजर पीरियड थोड़ा लंबा है, जहाँ पे 10 से 15 मिनट में आप स्टेरिलाइज कर रहे थे ऑटोक्लेव में और 1 घंटे में ऑटोरोवन में, अब यहाँ पे 4 से 6 घंटे देने होंगे। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड चैम्बर के लिए किस लिए यूज करते हैं इसको, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, ये इथाइलिन ऑक्साइड जो डीएनए या आरएनए है उनके मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एल्केलाइड कर देता है। दूसरा है इसका एग्जांपल एक्टिवेटेड एल्कलाइन ग्लूटरल्डिहाइड 2%, यानी एक्टिवेटेड एल्कलाइन ग्लूटरल्डिहाइड 2% का कंसंट्रेशन में यूज करेंगे आप। इसमें आप क्या करते हो, जो भी ये सोल्यूशन है एक्टिवेटेड एल्कलाइन ग्लूटरल्डिहाइड 2%, इसमें अपने आइटम को इमर्स कर दोगे, यानी डुबो के रख देते हो। कितने टाइम के लिए, 20 मिनट के लिए। तो अगर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या स्पोर्स प्रेजेंट है तो 2 से 3 घंटे के लिए। अदरवाइज नॉन स्पोरिन या फिर नॉन एफबी बैक्टीरियम है तो उनको 20 मिनट के लिए आप इमर्स करेंगे तो भी आपका स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। और जो स्पोर फॉर्मिंग और एफबी है तो उनको 2 से 3 घंटे के लिए एक्सपोजर देना पड़ेगा। केमिकल मेथड में और भी कुछ केमिकल मेथड हैं। ठीक है, और भी कुछ केमिकल मेथड है जो स्टेरिलाइजेशन या स्पोर्स को किल करने के लिए यूज कर जाते हैं। उनके एग्जांपल है ग्लूटरल्डिहाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करते हैं, हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है केमिकल मेथड का, तो डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, जैसे फिनोलिक क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरोहेक्सिडिन क्या है, एंटीसेप्टिक है। एल्कोहल क्या है, एंटीसेप्टिक है। समझ में आ गया। अब एल्कोहल का कंसंट्रेशन के ऊपर है, कुछ एल्कोहल डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी 100% है तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में, और 70% है तो एंटीसेप्टिक के रूप में, जिसको आप स्प्लिट बोलते हो। समझ में आ गया। दीज आर द कॉमन टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स, और उनका स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। ठीक है, जैसे डिसइंफेक्टेंट का एक कैटेगरी है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, एक्टिविटी किसके पास में है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और स्पोर्स के अगेंस्ट कैसी एक्टिविटी है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट। इनएक्टिवेट किसके थ्रू होते हैं, प्रोटीन या सोप के थ्रू इनएक्टिवेट होंगे क्या ये जो आपका डिसइंफेक्टेंट है। और कोरोसिव एक्शन किसमें पाया जाता है, जैसे फिनोलिक या फिर फिनोलिक सोल्यूशन है तो उनमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए बेस्ट है, देख रहे होंगे डबल पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के लिए भी बेस्ट है। स्पोर्ट्स के लिए निगेटिव है, स्पोर्ट्स के अगेंस्ट ये काम नहीं करता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी ओके वर्क है। प्रोटीन के लिए या प्लस माइनस है, यानी कि मे भी अच्छा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। सोप के साथ इनएक्टिवेट नहीं होता है और कोरोसिव एक्शन इसमें प्रेजेंट है।
जैसे आइजॉल यूज कर रहे हो आप, जैसे इसका एग्जांपल है लाइजॉल, तो ये जीपीसी और जीएनबी दोनों में बेटर पॉजिटिव होता है, बेटर इफेक्टिव है स्पोर्ट्स के लिए, नॉन इफेक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के लिए, नॉन इफेक्टिव प्रोटीन के लिए कह नहीं सकते, अच्छा भी होता है नहीं भी होता है। सोप के लिए इनएक्टिवेटेड होता है, सोप से इनएक्टिवेटेड नहीं होता है, ठीक है, और कोरोसिव एक्शन निगेटिव होता है इसमें। सॉल्युबल फिनोलिक, ठीक, जैसे कि क्लियर सॉल्ट है, तो वो जीपीसी में पॉजिटिव यानी जीपीसी में भी अच्छा एक्ट करता है, जीएनबी में भी, स्पोर्ट्स में नहीं एक्ट करता है, ट्यूबरकुलोसिस में बेटर वर्क करता है, प्रोटीन में करता भी है नहीं भी करता है, सोप से इनएक्टिवेट नहीं होता है, और इसमें बेट कोरोसिव एक्शन में कोरोसिव एक्शन प्रेजेंट भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। क्लोरीन कंपाउंड जो है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए बेटर रिजल्ट देती है, जीएनबी के लिए भी, स्पोर्ट्स के लिए भी बेटर देती है। देखते रहना, क्लोरीन सबसे अच्छा है क्योंकि जीपीसी, जीएनबी, स्पोर्ट्स और ट्यूबरकुलोसिस एंड प्रोटीन इन सबको किल करने का काम करता है, सोप से इनएक्टिवेट नहीं होता है। अच्छा, बफर्ड सोल्यूशन के साथ में इसको आप यूज करेंगे तो कोरोसिव एक्शन देखने को मिलेगा। लोडोफोर्स यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये भी क्या है, जीपीसी और जीएनबी में अच्छा एक्ट करता है, स्पोर्ट्स के लिए स्लो एक्ट करता है, टीबी के लिए भी स्लो एक्ट करता है, प्रोटीन के लिए भी स्लो एक्ट करता है, सोप से इनएक्टिवेट नहीं होता है, कोरोसिव एक्शन निगेटिव है। क्लोरोहेक्सिडिन जीपीसी, ये क्या है, क्लोरोहेक्सिडिन क्या है, एंटीसेप्टिक है, हैंड रब में जो होता है, ठीक है, तो जीपीसी और जीपीसी के लिए वेरी गुड और गुड होता है, जीएनबी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए निगेटिव यानी एक्शन नहीं है इसमें, टीबी के लिए, प्रोटीन के लिए, सोप के लिए और कोरोसिव एक्शन नहीं देखने को मिलता है। 70% एल्कोहल जो है वो जीपीसी और जीएनबी के अगेंस्ट बेटर वर्क करता है, ठीक है, स्पोर्ट्स के अगेंस्ट बेटर वर्क नहीं करता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ओके ओके है, कह नहीं सकते, करता भी है नहीं भी करता है, प्रोटीन के लिए बेस्ट है, ठीक है, सोप के लिए, सोप से इनएक्टिवेट नहीं होता है और कोरोसिव एक्शन नहीं देखने को मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड भी बेटर वर्क करता है जीपीसी, जीएनबी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी स्लो एक्ट करता है लेकिन करता है, टीबी के लिए भी बेटर वर्क, प्रोटीन के लिए भी ओके ओके वर्क करता है, सोप से इनएक्टिवेट नहीं होता है, कोरोसिव एक्शन पॉजिटिव रहते हैं। ग्लूटरल्डिहाइड की बात करेंगे जिसको सिडेक्स बोलते हैं आप, तो जीपीसी में बेटर वर्क, जीएनबी में बेटर वर्क, स्पोर्ट में बेटर वर्क, टीबी में बेटर वर्क, प्रोटीन में भी प्रेजेंट, देन सोप से इनएक्टिवेट नहीं होता और कोरोसिव एक्शन देखने को मिलता है। तो ये कुछ कॉमन डिसइंफेक्टेंट और उनका स्पेक्ट्रम था कि कहाँ तक वो एक्ट करते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक डिसइंफेक्टेंट्स की एक्टिविटी को, यानी कि आपका डिसइंफेक्टेंट अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा, ये कुछ फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंडेंट होता है। एक तो इनकी एक्टिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से, यानी कि टेम्परेचर, इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलना चाहिए, वो 25 से 37 डिग्री मिलेगा तभी ये अच्छे से काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। इनका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन से भी, यानी कि सही मात्रा में और सही पॉइंट पे, है ना, सही मात्रा में और जिस जगह पे आपको डिसइंफेक्ट करना है उतना यूज करेंगे आप, तभी ये अच्छा वर्क करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनका एक्टिविटी कंसंट्रेशन से, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन इनको मिलना चाहिए। इस लेवल के बाद कोई भी एडवांटेज नहीं है कि ये फर्दर इंक्रीज कर पाए आप कंसंट्रेशन, है ना, यानी कि कंसंट्रेशन ऑप्टिमम जब आप अचीव कर ले तो उसके बाद से आप ऑप्टिमम कंसंट्रेशन अचीव करने के बाद कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगी। आपको बोला जा रहा है 2% ग्लूटरल्डिहाइड, तो 2% यूज करना है, 10% यूज करेंगे तब भी उतना ही एक्ट करेगा जितना कि 2% के साथ, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं, जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो इनएक्टिवेट हो सकते हैं डर्ट से, ऑर्गेनिक मैटर में जैसे प्रोटीन, पस, ब्लड, म्यूकस एंड फीकस से, नॉन ऑर्गेनिक में कॉर्क, हार्ड वाटर एंड कुछ प्लास्टिक से। टाइम, डिसइंफेक्टेंट को क्या चाहिए, एक्सपोजर टाइम ज़्यादा चाहिए, तो टाइम चाहिए इनको अपना काम को करने के लिए। रेंज ऑफ एक्शन भी इनका लिमिटेड है, जैसे डिसइंफेक्टेंट जो है वो इक्वली इफेक्टिव नहीं होते हैं सारे स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोब्स के लिए, यानी अभी आपने देखा भी ना बच्चे, ये देखा होगा, तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ये सब क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, और इनके अगेंस्ट आपको ये देख रहा है सबके अगेंस्ट अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, सबके लिए एक तरह से एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनका रेंज ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लोरोहेक्सिडिन है, क्लोरोहेक्सिडिन जो है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जीएनबी के अगेंस्ट लेस वर्क करता है,
जैसे उसका कंपैरिजन ग्राम पॉजिटिव कोकाई से कर रहे होते हैं, यानी स्टेफाइलो और स्टेप्टोकोका जो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं उनके अगेंस्ट अच्छा काम करेगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला, इकोलाई वगैरह हो गए तो इनके साथ बेटर एक्ट नहीं करता है। वैसे हाइपोक्लोराइट है जैसे, ठीक है, हाइपोक्लोराइट और ग्लूटरल्डिहाइड वो सबसे बेटर वर्क करते हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस वायरस। ये सब देखो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। तो ये हाइपोक्लोराइड और ग्लूटरल्डिहाइड बेटर वर्क करता है हेपेटाइटिस वायरसेस के अगेंस्ट। सारे डिसइंफेक्टेंट से अगर जो कंपेयर करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है हाइपोक्लोराइड एंड ग्लूटरल्डिहाइड। ठीक है, किसके लिए? हेपेटाइटिस। अच्छा, हॉस्पिटल के डिसइंफेक्टेंट के मेथड क्या क्या है? हॉस्पिटल डिसइंफेक्शन के मेथड क्या क्या आर्टिकल है? हॉस्पिटल में क्या क्या डिसइंफेक्शन के मेथड है वो पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल फ्लोर या वॉल, यानी कि फर्श या दीवार है तो उसके लिए फिनोलिक फ्लूइड 1 से 2% यूज करना है। ठीक है, सरफेस टेबल है ना, टेबल या सरफेसेस है उसके लिए हाइपोक्लोराइड या एल्कोहल यूज करना है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। ठीक है, स्किन है यानी कि सर्जन का हैंड या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर का हैंड्स है तो उसके लिए क्लोरोहेक्सिडिन, आयोडीन या एल्कोहल का यूज करना है। पेशेंट की स्किन के लिए 70% एल्कोहल, आयोडीन यूज करना है। एंडोस्कोप के लिए ग्लूटरल्डिहाइड 2% या सेडेक्स यूज करना है। थर्मोमीटर के लिए 70% एल्कोहल। ये सारे आर्टिकल और उनके डिसइंफेक्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आइटम जिसको स्टेराइल करना है, ठीक है, यूज फॉर स्टेराइल बॉडीसाइड शुड बी स्टेराइल। कोई भी एनी इंस्ट्रूमेंट या आइटम जिसको आप स्टेराइल करने के लिए बॉडी साइड में स्टेराइल करने के लिए यूज करते हो उसको वो पहले से स्टेराइल होना चाहिए। बेहद ही सही आंसर है। यानी कि जैसे कि आप यूज कर रहे हो, हम ऑटोक्लेव यूज कर रहे हैं तो ऑटोक्लेव यूज करने से पहले यानी कि स्टेराइल बॉडी साइड भी क्या होना चाहिए, वो पहले से ही प्री स्टेराइल होना चाहिए। जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या जो भी मेथड है वो पहले से स्टेराइल कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आइटम जिसको आप नॉन स्टेराइल बॉडी साइड यानी कि ऐसे बॉडी साइड जो स्टेराइल नहीं है उसको आप डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो स्टेराइल नहीं है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, उनको नॉन स्टेराइल बॉडी साइड है, मतलब कि ऐसा बॉडी साइड जो नॉन स्टेराइल है तो उसको डिसइंफेक्ट करने की नीड नहीं है। हैंड वॉशिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, दिस तो आपको इन सारे कुछ मोटो, ये सारे कुछ मोटोज हैं WHO के कि आपने क्या हाथ धोए, और हैंड वॉशिंग जो है वो जर्म्स को स्प्रेड होने से बचाता है, वो चेन को ब्रेक करता है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक में मुझे हैंड वॉशिंग के प्रोसीजर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। काइंडली डू वॉच माई LabMate यूट्यूब चैनल। ऑल्सो यू कैन स्क्रॉल मोर ऑफ द मेडिकल एंड साइंस के टॉपिक्स को स्क्रॉल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तभी के लिए फिर मिलेंगे। जाते समय आपको एक कोट के साथ छोड़ेंगे कि एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट विद डिसीजन टू ट्राई। सारे अकम्प्लिशमेंट जो है वो स्टार्ट होते हैं एक डिसीजन के साथ कि आप ट्राई करिए, शुरू करिए, ट्राई करिए, देखिए बेटर रिजल्ट मिलेगा, आपके एक हॉबी हो जाएगा। तो हैंड वॉश भी इसी तरह का प्रोसेस है, एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देन कीप वॉचिंग LabMate यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आए होंगे, समझ में आए हैं देन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग LabMate यूट्यूब चैनल। थैंक यू।